हेलो बच्चों, तो हम लोगों ने कक्षा 9 की जो आपका भूगोल है इसका तीसरा पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था। जो दूसरा आपका चैप्टर था भारत का भौतिक स्वरूप आकार संरचना है ना, ये सब के बारे में बात कर रहे थे। तो यहाँ पर आज हम लोग अगला पार्ट यानी कि चौथा भाग के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप लोगों ने पिछला 3 भाग नहीं देखा है, तीनों पार्ट को अच्छी तरह से देख लीजिएगा ताकि आप लोगों का सारा कन्फ्यूजन जो है वो आपका सॉल्व हो जाए। ठीक है, कहीं पर भी आपको समस्या नहीं होगी। जिससे में हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे वहाँ पर भी सारा चीज़ आसानी से समझने वाला है। अगला यहाँ पर हम लोग इस पार्ट में हम लोग जानेंगे मुख्य रूप से दक्षिण के पठार के बारे में, और हम लोग आज ही के सेशन में पूरा का पूरा चैप्टर को समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो आइए बात करते हैं दक्षिण का पठार। दक्षिण का पठार बच्चों ये आपका भारत है। तो भारत का ये जो दक्षिणी वाला क्षेत्र है इस प्रकार से यानी कि ऐसे करके जाती है, गुजरात से होकर के सीधे सीधे मध्य प्रदेश से होकर के झारखंड और ये छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र, ये इसके नीचे वाला जो क्षेत्र है ये आपका किस में आता है, दक्षिण के पठार के अंतर्गत आता है। ठीक है, और नीचे में कौन कौन से राज्य आते हैं, तो कर्नाटक आ जाता है, महाराष्ट्र आ जाता है, केरल आता है, तमिलनाडु आता है, आंध्र प्रदेश आता है, तेलंगाना आता है, उड़ीसा। तो ये सारा आपका दक्षिण के पठार के अंतर्गत आएगा। आइए बात करते हैं दक्षिण का पठार, या इसको प्रायद्वीपीय पठार भी बुलाता है। प्रायद्वीपीय पठार की आकृति दृष्टि से क्या है, त्रिभुजाकार है। ये देखिए इस प्रकार से बच्चों, इस प्रकार है। तो इस प्रकार से ये किस प्रकार का हो गया, त्रिभुजाकार हो गया है ना, त्रिभुजाकार है ना, 3 कोने वाला इस प्रकार से है तो त्रिभुजाकार हो गया। आगे बात करते हैं तथा प्राचीन गोंडवाना भूमि का अंश है। ये किस भूमि का अंश है, गोंडवाना। मैंने पहले भाग में बता दिया था गोंडवाना और अंगारा भूमि क्या होता है। ठीक है, मैंने बताया था पृथ्वी स्टार्टिंग टाइम में, शुरुआती टाइम में एक ही भाग था जिसको हम लोग पेंजिया का था, वो बाद में टूट जाता है 2 भागों में, और टूट करके 2 भाग बन जाता है। नीचे वाले भाग को गोंडवाना कहे थे और ऊपर वाले भाग को अंगारा, और इसी गोंडवाना भूमि का भारत हिस्सा है। ठीक है, ये उत्तर की ओर चौड़ा और दक्षिण में संकीर्ण है यानी कि पतला है। यानी कि ये जो उत्तर में है, ये उत्तर दिशा ऊपर में हो गया, तो ये वाला दिशा में यहाँ पर उत्तर में क्या है बच्चों, ज़्यादा चौड़ा है, और नीचे जाते जाएंगे चाहते जाएंगे ये क्या हो जाएगा, संकीर्ण हो जाएगा, पतला हो जाएगा। ठीक है, और इसकी औसत ऊंचाई जो है 600 मीटर से 900 मीटर है। यानी कि इसकी औसत ऊंचाई कैसी है, 600 मीटर से 900 मीटर है। इसके उत्तर में अरावली, विंध्याचल और सतपुरा की पहाड़ियां हैं। यानी कि जो प्रमुख रूप से ये आपका दक्षिण का पठार है, तो इसके उत्तर वाला भाग में यहाँ पर जो है प्रमुख रूप से क्या है, यहाँ पर आपका विंध्याचल का पर्वत है, और इसके ऊपर थोड़ा सा यहाँ पर आपका अरावली पर्वतमाला है, और यहीं पर आपका विंध्याचल के नीचे यहीं पर आपका सतपुरा की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, पश्चिम में पश्चिमी घाट है, और पूर्व में ये पश्चिमी घाट पर्वत, और पूर्व में पूर्वी घाट की पहाड़ियां हैं। यानी कि ये प्रमुख रूप से ये आपका हो गया। तो ये वाला पश्चिम साइड हो गया, तो पश्चिम में पश्चिमी घाट है, और पूर्व में पूर्वी घाट है, और कुछ पहाड़ियां हैं, कुछ पर्वतें हैं। ठीक है, इस पठारी भाग में अनेक चौड़ी घाटियां एवं गुंबदाकार पहाड़ियां हैं। यानी कि पहाड़ियों की आकृति कैसी है, गुंबदाकार है, और घाटियां कैसी है, बहुत ही ज़्यादा चौड़ी है। इस पठारी भाग के 2 मुख्य भाग हैं, यानी कि इस पठारी भाग को 2 भागों में बांटा गया है। एक आपका मध्य उच्च भूमि, दूसरा दक्कन का पठार। एक आपका मध्य उच्च भूमि, दूसरा दक्कन का पठार। आइए बात करते हैं दोनों को। सबसे पहले बात कर लेते हैं मध्य उच्च भूमि को। तो मध्य उच्च भूमि का अधिकतर भाग मालवा का पठार कहलाता है। देखिए ध्यान रखिएगा बच्चों, मध्य उच्च भूमि का जो आपका अधिकतर जो भाग है ये क्या कहलाता है, तो मालवा का पठार के नाम से जाना जाता है इसको। ठीक है, ये पठारी भाग पूरब में महादेव श्रृंखला, और उत्तर पश्चिम में अरावली, और मध्य में विंध्य श्रृंखला से घिरा हुआ है। यानी कि ये देखिए बच्चों, ये जो है प्रमुख रूप से ये हो गया महादेव की पहाड़ियाँ। उसके बाद यहाँ पर प्रमुख रूप से विंध्याचल की पहाड़ियाँ, ये हो गया। तो इसे बीच वाला जो क्षेत्र है, इस बीच वाले क्षेत्र को ही क्या कहते हैं बच्चों, प्रमुख रूप से इसी को हम लोग कहते हैं मध्य उच्च भूमि का मध्य। यानी कि ये जो है यहाँ पर प्रमुख रूप से मध्य उच्च भूमि, यानी कि इसी को क्या कहते हैं हम लोग प्रमुख रूप से मालवा का पठार भी कहते हैं ना, अभी दिखाया मालवा का पठार। उसके बाद जो है इसके पश्चिम में राजस्थान का क्या है, मरुस्थल है। यानी कि इसी मध्य उच्च भूमि के पश्चिम में राजस्थान में क्या है, मरुस्थल है, और उसको नाम क्या है, थार मरुस्थल है ना। यहाँ बहने वाली नदियों में चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ये 4 नदियां प्रमुख है। इसकी ढाल दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। दक्षिण पश्चिम, ये देखिए ये यहाँ पर है, तो दक्षिण पश्चिम ये हो गया बच्चों आपका दक्षिण, और ये पश्चिम। तो इस प्रकार से इधर ढाल है इसका। ठीक है, इस प्रकार से ये ढाल है। तो यहाँ पर ये समझने के बाद हम लोग आगे बात करते हैं। इसकी ढाल हो गया, ये भाग पश्चिम में चौड़ा और पूरब में क्या है, संकीर्ण है। पश्चिम में थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा है और पूरब में संकीर्ण है। इसके
पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। बुंदेलखंड और बघेलखंड कहाँ आता है बच्चों? ये आपका उत्तर प्रदेश का, यानी उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में आता है। उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी, ये सबसे दक्षिणी भाग, और मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग है ना। इसके सुदूर पूर्व के विस्तार को मुख्यतः दामोदर और स्वर्ण रेखा नदियों द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर का पठार कहा जाता है। यानी कि सही से यहाँ पर मैप में समझ जाएंगे तो सारा चीज़ समझ में आ जाएगा आपको। ये हो गया आपका मध्य उच्च भूमि। मध्य उच्च भूमि, इसी को क्या कहते हैं हम लोग? मालवा का पठार कहते हैं। मालवा के पठार के सीधा आपका पश्चिम साइड में राजस्थान में अरावली की पर्वत है, और यहाँ पर थार मरुस्थल है। उसके बाद इसके अगर ऊपर में देखें उत्तर साइड, तो बघेलखंड और बुंदेलखंड है। इसमें बहने वाली नदियों के नाम तो चंबल है, केन है, सिंध है ना, बेतवा। उसके बाद बाकी प्रमुख रूप से बात की जाए इसके पूरब में, तो पूरब में आपका छोटा नागपुर का पठार है। देखिए छोटा नागपुर का पठार है ना। उसके बाद इसके जो है, इसके अगर ये दक्षिण में बात किया बच्चों, दक्षिण में, तो दक्षिण में तो वो आपका प्रायद्वीपीय पठार आ जाएगा पूरा पूरा। तो ये आपका इसका सारा चीज़ हो गया। इसका ढाल कैसा है? तो ढाल है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ है ना। आगे बात करते हैं विंध्याचल के दक्षिण में इन्हीं के समांतर सतपुरा पर्वत तथा पूरब में अमरकंटक और छोटा नागपुर का पठार है। यानी कि विंध्याचल का जो दक्षिण वाला क्षेत्र है, मान लीजिए विंध्याचल है, मान लीजिए ये विंध्याचल, तो विंध्याचल का दक्षिणी वाले भाग में इसी के समांतर एक पर्वत है, पहाड़ है, उसका नाम है ये सतपुरा पर्वत। ठीक है, क्या है? सतपुरा पर्वत। और इस विंध्याचल के सीधे सीधे पूरब में अमरकंटक और छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार कहाँ पर पड़ता है? आपका झारखंड में पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सतपुड़ा की 1350 मीटर ऊंचाई धूपगढ़ चोटी, ध्यान रखिएगा, धूपगढ़ चोटी किसमें है? सतपुड़ा पहाड़ी पर चोटी है धूपगढ़ चोटी। पंचमढ़ी पहाड़ियां भी है, इसी पर क्या है? पंचमढ़ी पहाड़ी है। इस क्षेत्र में छोटा नागपुर का पठार भी एक सुस्पष्ट पठारी इकाई है। इसका विस्तार, यानी छोटा नागपुर का पठार का जो विस्तार है, बिहार राज्य के गया जिले के दक्षिणी सीमा तक है। यानी कि जो छोटा नागपुर का विस्तार है वो झारखंड में तो है ही, और ये कहाँ तक आ जाता है? सीधा सीधा तो गया जिले के सबसे दक्षिणी हिस्से तक आ जाता है। इस पठारी भाग में बहने वाली नदियाँ प्रमुख रूप से दामोदर, सोन नदी और स्वर्ण रेखा नदी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, इन नदियों का नाम को याद रखना है। दामोदर नदी और आपका स्वर्ण रेखा नदी प्रमुख रूप से ये आपका झारखंड की प्रमुख नदी है बच्चों। इसका पश्चिमी मध्यवर्तीय भाग 1100 मीटर ऊंचा है। यानी कि इसका पश्चिमी मध्य उच्च भाग जो है इसका कैसा है? तो ज़्यादा ऊंचा है। जिसको क्या कहते हैं? पात क्षेत्र कहलाता है, पात क्षेत्र। और छोटा नागपुर का सबसे ऊंचा पठारी क्षेत्र है। ये क्या है? पात जो क्षेत्र है, पात क्षेत्र, ये छोटा नागपुर यानी झारखंड का सबसे ऊंचा पठारी क्षेत्र है। रांची का पठार, झारखंड की राजधानी कहाँ पर है बच्चों? रांची। तो झारखंड का जो पठार है इसके पूरब में है तथा इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर है। तीसरा पठार निचले हजारीबाग आप लोग तो सुने होंगे बच्चों, हजारीबाग बहुत ही फेमस है ना। हजारीबाग का पठार है जिसकी ऊंचाई औसत 300 मीटर है, और यहाँ पारसनाथ की पहाड़ियाँ 1365 मीटर ऊंची है। तो पारसनाथ की पहाड़ी हो गया झारखंड, रांची का पठार हो गया, छोटा नागपुर का पठार होगा, ये सारा चीज़ कहाँ पर आपका? तो झारखंड में है। उसके बाद सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में, सतपुड़ा जो पर्वत है इसके दक्षिण में क्या है? तापी घाटी है। यानी कि ये आपका हो गया सतपुड़ा, और सतपुड़ा के थोड़ा सा दक्षिण में आपका क्या है? तापी घाटी है। नर्मदा और तापी दोनों नदियां भ्रंश घाटियों से होकर के बहती है। यानी कि नर्मदा और तापी जो नदी है बच्चों, दो नदियां हैं प्रमुख रूप से, ये दोनों जो है भ्रंश से होकर के बहती है। भ्रंश कहते हैं बच्चों इस प्रकार से, मतलब कि ये आपका पहाड़ हो गया, यहाँ पर एक पहाड़ हो गया, और इन दोनों पहाड़, ये एक पहाड़ हो गया, उसके बाद ये एक पहाड़ हो गया, इन दोनों के बीच ये यहाँ पर एक नदियाँ जाती है। इसी को, दो पहाड़ों के बीच से जाने वाली नदियाँ को क्या कहते हैं हम लोग? तो वो नदियाँ भ्रंश उसको कहलाते हैं बच्चों, भ्रंश से होकर के बह रही है। कौन सी नदियाँ? नर्मदा नदी और आपका तापी नदी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अरावली की पहाड़ियाँ दक्षिण पश्चिम में गुजरात से लेकर उत्तर पूर्व में दिल्ली तक फैली हुई है। यानी कि जो अरावली की पर्वत है इस प्रकार से बच्चों, अरावली की पर्वत इस प्रकार से है, यहाँ पर आपका गुजरात तक फैला हुआ है। गुजरात, फिर राजस्थान से होते हुए कहाँ पर चली जाती है? दिल्ली तक पहुँच जाती है, दिल्ली तक पहुँच जाती है। ठीक है, आगे है दिल्ली के निकट इसे दिल्ली की पहाड़ियाँ कहते हैं। अरावली पर्वत जो दिल्ली में है तो उसको दिल्ली की पहाड़ियाँ कहते हैं।
अरावली की औसत जो ऊंचाई है वो 300 मीटर है। कितना मीटर है? 310,920 मीटर, यानी कि 300 मीटर मानिए या फिर 400 मीटर। और किंतु दक्षिण पश्चिम में आबू के निकट, आबू आबू के निकट इनकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू की गुरु शिखर 1722 मीटर ऊंचा है। तो आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा बच्चों, माउंट आबू इन तीनों राज्यों में से कौन से राज्य में है? गुजरात, राजस्थान, दिल्ली में से आपको बताना है। ठीक है, जल्दी से बताइए। तो आगे हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग दक्कन का पठार। दक्कन का पठार, दो चीज़ हम लोगों ने जाना था, एक मालवा का पठार है ना, दो भागों में बांटा हम लोग दक्षिण का पठार को, एक मालवा का पठार और एक दक्कन का पठार। तो हम लोगों ने मालवा का पठार के बारे में सारा चीज़ हम लोगों ने जान लिया, ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो ये आपका इसके पश्चिम में आपका विंध्याचल की पर्वत है, बुंदेलखंड बघेलखंड है, पूरब में छोटा नागपुर का पठार है, दक्षिण में प्रमुख रूप से इसका सतपुड़ा की पहाड़ी है, उत्तर पश्चिम में आपका अरावली पर्वतमाला है। ये सारा चीज़ हम लोगों ने जान लिया। अब बात करते हैं दक्कन का पठार। दक्कन के पठार को दक्कन टैप भी कहा जाता है। दक्कन टैप किसको कहा जाता है? तो दक्कन का पठार को ही दक्कन टैप कहते हैं। ये लावा द्वारा निर्मित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, यहाँ पर आप लोग को सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव के रूप में आ जाएगा कि दक्कन पठार का निर्माण हुआ है लावा द्वारा, अग्नि चट्टानों द्वारा, या फिर रूपांतरित चट्टानों द्वारा, या फिर अवसादी चट्टानों द्वारा। ध्यान रखिएगा, ये लावा निर्मित है अग्नि चट्टान। लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितना वर्ग किलोमीटर? 5 लाख इसका क्षेत्रफल है। इसके बाद इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के अधिकांश भाग, महाराष्ट्र का जो पूरा पूरा भाग है बच्चों, वो दक्कन का पठार है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोग को घूमने का मौका मिले बच्चों, तो जरूर जाइएगा इधर घूमने के लिए महाराष्ट्र साइड। तो आपको बहुत सारा चीज़ देखने को मिलेगा। पूरा का पूरा पठारी क्षेत्र है, बड़े बड़े आपको पहाड़ देखने को मिलेंगे। उधर ही बच्चों प्रमुख रूप से लोहा, या फिर आपका अबड़क, या फिर आपका जो है कोयला, इन खदानों की, इन खनिजों की क्या होती है बच्चों? खनन होती है ना। उसके बाद पश्चिमी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु वाले राज्य में अधिकतर भाग आते हैं। यहाँ लावा की अधिकतम अनुमानित जो गहराई है वो कितना है? तो 2134 मीटर तक है, किंतु पूरब और उत्तर की इसकी गहराई अपेक्षाकृत कम है। पश्चिमी घाट पर्वत उत्तर में तापी नदी के बाएं तट से प्रारंभ होती है। प्रारंभ होकर के कहाँ तक चली जाती है? तो दक्षिण में कन्याकुमारी अंतरिप। अंतरिप किसको बोलते हैं बच्चों? अंतरिप यानी कि बहुत ही पतला सा स्थल का भाग, जो तीन तरफ से क्या हो? जल से घिरा हो, खूब पतला होगा। अगर बड़ा हो जाएगा, बड़ा सा स्थल का भाग जो आपका तीन तरफ से जल से घिरा हो, उसको बोलते हैं हम लोग प्रायद्वीप। लेकिन अगर बहुत ही छोटा सा स्थल का भाग हो, पतला सा संकीर्ण, और वो तीनों तरफ से जल से घिरा हो, तो उसको बोलते हैं अंतरिप। ठीक है, आगे बात करते हैं। 1600 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। इसे सह्याद्री की पहाड़ियां भी कहते हैं, यानी कि तमिलनाडु में जो आपका पहाड़ी है वो, जिसकी क्या है? कन्याकुमारी अंतरिप। तो इसको क्या कहते हैं? सह्याद्री की पहाड़ियां। यहाँ 4 प्रमुख दर्रे उत्तर से दक्षिण क्रम से थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और शिनकोटा। बहुत ध्यान रखिएगा बच्चों, ये क्वेश्चन आप लोग का लघु उत्तरीय प्रश्न में हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो वहां पर ये प्रश्न इस प्रकार का आएगा। तो ध्यान रखिएगा, जो प्रमुख दर्रे हैं, 4 प्रमुख दर्रे इस प्रकार से, ये आपका दक्षिण है, दक्कन का पठार आएगा। तो ये आपका, हम लोग पश्चिमी घाट के बारे में बात कर रहे हैं। दर्रा किसको बोलते हैं? तो हम लोग को मालूम है, दर्रा दो पहाड़ों के बीच पतला सा रास्ता को बोलते हैं दर्रा। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक दर्रा है, यहाँ पर दर्रा है, यहाँ पर दर्रा है और यहाँ पर दर्रा है। तो एक है आपका नाम है थाल घाट, दूसरा है भोर घाट, तीसरा है पाल घाट और चौथा है आपका सिनकोटा। आगे बात करते हैं दक्षिण की ओर पश्चिमी घाट पर्वत नीलगिरी की पहाड़ियों द्वारा पूर्वी घाट से मिल जाती है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनने वाला है बच्चों। दोदा बेटा सबसे ऊंची चोटी, यानी कि दक्षिण वाले भाग में सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा। लेकिन दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर अन्नामुड़ी, ये 2600 कितना है? 95 मीटर है बच्चों। ये दोदा बेटा जो है, ये आपका किस में है? पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट में है। और ये जो है सर्वोच्च शिखर जो है वो क्या है? अन्नामुडी, जिसकी कितनी है? 2695 मीटर, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 25 मीटर ज़्यादा है। अन्नामलाई की पहाड़ियाँ भी इसको कहते हैं। तो यहाँ कहाँ पर स्थित है? जो ये शिखर है अन्नामुडी, ये कहाँ पर स्थित है? अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। पूर्वी समुद्र तटीय मैदान के समानांतर महानदी की घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक दक्षिण पूर्व दिशा में है। दक्षिण पूर्व दिशा में कितना किलोमीटर तक? तो 1800 किलोमीटर की लंबाई तक पूर्वी घाट तक फैले हुए हैं। ये आपका पश्चिमी घाट से बिल्कुल भिन्न है और ये अधिक कटा छटा है, यानी कि आपका दो घाट हो गया। एक हो गया आपका ये पश्चिम वाला भाग, तो पश्चिमी घाट,
ये हो गया पूर्व वाला, तो पूर्वी घाट। तो पश्चिमी घाट क्या है बच्चों, थोड़ा सा आपका सतत है, लगातार है। लेकिन ये जो आपका पूर्वी घाट है ये आपका कटा छटा हुआ है, ऊबड़ खाबड़ बहुत ज़्यादा है इसमें, ठीक है। तथा पहाड़ियों के रूप में है। उड़ीसा में महेंद्रगिरी, आंध्र प्रदेश में नलामलई, पालकोंडा, तमिलनाडु में अन्नामलई, उसके बाद पचामलई, शिवारय, पल्ली तथा वेलंगिरी पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियां हैं। ये सारी कहाँ की है बच्चों, प्रमुख रूप से ये आपका पूर्वी घाट की पहाड़ियां हैं। ये पहाड़ियां महानदी गोदावरी गोदावरी कृष्णा और कावेरी नदियों द्वारा पृथक है। यानी कि इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आती है महानदी, फिर आता है गोदावरी 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 नदी के बाद आपका कृष्णा, कृष्णा के बाद आपका कावेरी, ठीक है। तो मैं महाराष्ट्र जब गया था बच्चों, तो मैंने वहाँ पर देखा था कृष्णा नदी को। तो वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ पठार ही पठार देखने को मिलेगा, पूरा दक्कन का पठार, और बड़े एकदम सख्त सख्त चट्टानें हैं जो लावा निर्मित है बच्चों। आप लोग को भी मौका मिलेगा तो देखने के लिए जाइएगा जरूर उधर, है ना। तो ये सारी नदियाँ क्या करती है, पहाड़ों को डिवाइड करती है, बांटती है, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करते हैं, यहीं तक रखें या फिर आगे समाप्त कर दें बच्चों। बहुत ही लंबा है, समाप्त करने में थोड़ा और भी टाइम लगेगा, तो आज हम लोग यहीं तक छोड़ देते हैं बच्चों। अगले लेक्चर में हम लोग प्रमुख रूप से आगे हम लोग बात करेंगे तटीय मैदान के बारे में, ठीक है। तो पढ़ते रहिए अच्छी तरह से, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।